अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले बेटा, अब अपने सेकंड चैप्टर पे आ जाए। सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को ज़ाहिर है हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। जितने भी टॉपिक्स मैं आपको अब तक पढ़ा चुका हूँ वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। अब उन्हीं की बेसिस पे हम यहाँ पर एक दफ़ा अपनी रिवीजन भी चेक कर लेंगे और एमसीक्यूज भी देख लेंगे हमें सॉल्व करना आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो यहाँ पे पहला एमसीक्यू आपसे गिवन है, कहा हुआ है इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर एडेड टू ऑब्टेन। तो हमें पता है एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। बेसिक केमिस्ट्री के मुताबिक हमें पता है कि एटॉमिक मास मिलेगा या मास नंबर मिलेगा, दोनों एक ही ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन यहाँ मास नंबर का कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बाकी और भी गिवन है, मैं करेक्ट ऑप्शन पे जा रहा हूँ। तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनका सम कर लेंगे कहलाते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स को हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, उनकी तादाद को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर मिल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन होता या सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता इन एन एटम, क्योंकि शुरू में कह दिया। तो या तो सिर्फ प्रोटॉन या सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात होती तो हम कहते हैं कि ये एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट है। और चौथा आपसे क्या है नंबर ऑफ आइसोटोप। तो आइसोटोप तो होते ही बिल्कुल डिफरेंट है। आइसोटोप के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का होना लाजमी नहीं है। आइसोटोप ये बताता है कि हमारे पास एक जैसे सब्सटेंस है उसमें डिफरेंट एटॉमिक मासेस है। आइसोटोप तो है ही टोटल डिफरेंट। तो बहरहाल नंबर ऑफ आइसोटोप का मतलब अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपने पढ़े तो हाइड्रोजन के आप अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि आइसोटोप कौन सा है। नंबर ऑफ आइसोटोप नहीं पता चलेगा, ठीक है, दोनों में फर्क है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोटियम है, ये ड्यूटीरियम है, ये ट्रिटियम है, कौन सा है। लेकिन नंबर ऑफ आइसोटोप ये कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, अगर आंसर आ रहा है इन दोनों को ऐड करने के बाद फर्क करते हैं 2, तो आप कहेंगे कि आपके पास हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है, ड्यूटेरियम है। लेकिन नंबर ऑफ आइसोटोप ड्यूटेरियम का कौन सा है आपको तो नहीं पता। मैं कहूँगी ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, आपने तो नंबरिंग नहीं की। तो ये कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाता है नंबर ऑफ आइसोटोप का। ऑल्दो नंबर ऑफ आइसोटोप होता है एक कॉन्सेप्ट, लेकिन आपने वो भी नहीं पढ़ा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपसे क्या है, इफ प्रोटॉन नंबर इज 19, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 19 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी। प्रोटॉन नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी होंगे किसी भी एटम के अंदर उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। एटम की बात हो रही है। तो अगर किसी के 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पोटेशियम के, तो पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी। आप सबसे पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, फिर उसके बाद आपने एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, फिर एम में 8 फिल करने, अब तक टोटल 18 हो चुके हैं। बकिया एन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 19 हो गए। वो यहाँ पर बताया 2,8,8,1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सबको करना आती है। अब एमसीक्यूज में मैं आपको बच्चों की तरह शुरू से नहीं पढ़ाऊंगा, ऑल्दो आप सारे छोटे छोटे बच्चे ही हैं। लेकिन अब इतना सब कुछ जब पढ़ा दिया है तो आप लोगों को ये सब कुछ याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाए, इफ न्यूक्लियन नंबर ऑफ पोटेशियम इज 39। न्यूक्लियन नंबर का मतलब सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियन नंबर 39 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी। पोटेशियम का बता दिया, ये 39 इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आपको खुद याद होना चाहिए। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर ऊपर वैसे मिला हुआ है 19 होता है, यहाँ पर आपको 19 वैसे याद होना चाहिए। अब एटॉमिक नंबर अगर 19 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 19 होंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर वाज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 39 माइनस 19, 20 न्यूट्रॉन्स इसके अंदर आंसर आना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 20 होगा। नेक्स्ट पे आ जाए, द आइसोटोप कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ। कितना परसेंट अबंडेंट है ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। आइसोटोप के टॉपिक में जाएंगे, कार्बन देखें कहाँ लिखा है, वहां पर आपको परसेंटेज मिल जाएगी। 98.89% वैसे होता है। अगर आप गूगल करेंगे तो 98.93 या 9 समथिंग आएगा।
ऐसी कोई फिगर आएगी। तो बहरहाल यहाँ पर 98.8 सबसे क्लोज फिगर है, तो आप इसको करेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाए, बहुत सारे इसमें ऐसे एमसीक्यूज हैं जो बिल्कुल किताब से एज इट इज उठा के दे दी, वो आपको किताब याद होगी, पढ़ा होगा, तो आप उसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट पे आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाम से बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी। अगर किसी को ये नहीं भी आता तो दिमाग थोड़ा चला लें, ये एमसीक्यू आपको आ जाएगा सॉल्व करना। नेक्स्ट पे आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग, इनमें से कौन सा ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके पास पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो ये हमने पढ़ा था, रेडियो एक्टिव रेस की बात करें, अल्फा बीटा और गामा रेज, उन तीनों में से सबसे ज्यादा गामा रेज में होती है पेनिट्रेटिंग पावर। क्योंकि यहाँ गामा रेज नहीं है, लेकिन गामा रेज की तरह न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, गामा रेज वाज नॉट न्यूट्रॉन, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन से मिलती है। सिमिलरली अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट प्रोटॉन, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक प्रोटॉन से मिलती हैं। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि हैवी होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाया था, ये होते हैं आपके हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस अपने अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रखता है। तो क्योंकि ये प्रोटॉन इटसेल्फ उससे भारी है, तो इस वजह से ये अल्फा पार्टिकल तो हो ही नहीं सकते, इनके पास पेनिट्रेटिंग पावर होती ही नहीं है इतनी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है, प्रोटॉन के पास नहीं है, न्यूट्रॉन के पास इस वजह से क्योंकि ये किसी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होते, सीधा निकल जाते हैं, इनको कुछ नजर नहीं आता। घोड़े की आंखों में हम पर्दे लगा देते हैं साइडों पे, ताकि घोड़ा से सीधा देखे और सीधा चले। उसे इशारे से हम बताते हैं लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, अगर उसकी आंखों पे पट्टी हटा दे तो अपनी मर्जी से इधर उधर मुड़ सकता है। तो बहरहाल यहाँ पर आपके पास जो आंसर है दैट इज न्यूट्रॉन, ये सब आपकी किताब में लिखा हुआ है। बुक रीडिंग करने की आदत डालें, अगर आपने पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने पढ़ाते वक्त पूरी किताब वर्ड टू वर्ड ही पढ़ाई थी, तो अगर पढ़ी होगी तो आप लोगों को ये सारे आंसर्स पता होंगे। नेक्स्ट आ जाए, हाउ मेनी सब शेल्स इन अ एल शेल आर, एल शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं, ये पढ़ाया हुआ है, 2 होते हैं। के शेल में 1 होता है, ये भी मैंने आपको अगर याद हो इस तरह से करवाया था। के शेल में एस ऑर्बिटल होता है, एल शेल में एस और पी ऑर्बिटल होते हैं, ये सब शेल्स की बात हो रही है। एम के अंदर एस पी डी होता है, और एन के अंदर एस पी डी और एफ चारों होते हैं। इससे नीचे आएंगे उसमें भी चारों मिलेंगे। तो एल शेल की बात हो रही है, तो इसके अंदर 2 सब शेल्स होते हैं, यानी कि सब ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर 2 है। नेक्स्ट आ जाए, डी ब्रॉगली एक्सटेंडेड द वेव पार्टिकल डुअलिटी टू इलेक्ट्रॉन इन, तो ये आपकी जो एयर है वो याद होना चाहिए, 1923 मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसका जो करेक्ट है आंसर दैट इज सी, 1923। डी ब्रॉगली साहब की जो ये पूरी थ्योरी थी वो सारी की सारी 1923 में उन्होंने दी थी। नेक्स्ट 9th है, नेम द मटेरियल ऑफ स्क्रीन विच यूज्ड इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अगर आपने याद कर लिया है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आपने डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस तो की होगी, बनानी है अगर एग्जाम में आएगा, तो उसके अंदर आप लेबलिंग भी कर रहे हैं। तो उन्होंने जो आपकी एक स्क्रीन इस्तेमाल की थी जहां पर आपको पता चल जाए कि आपके यहाँ से कोई पार्टिकल्स भी निकले, तो वो इस्तेमाल की थी कौन सी, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी दुरुस्त है, जिंक सल्फेट से, जिंक सल्फाइड, सल्फेट नहीं सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड यहाँ पर आपका इस्तेमाल किया गया था, तो जिंक सल्फाइड इधर ऑप्शन है, ज़ाहिर वही करेक्ट है। नेक्स्ट पे आ जाए, विच रे आर यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। ये अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब पढ़ाया था, एक टेबल बना है आपकी किताब में, उसके अंदर हर एलिमेंट के यूजेस एप्लीकेशन वगैरह लिखे हैं। तो उसके अंदर गैमा रेज ऑफ कोबाल्ट मुझे याद पड़ रहा है, कोबाल्ट था शायद, ऐसी कुछ था। तो गैमा रेज आर यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो किसी भी आपने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करना है, यानी बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह किल करने हैं, मारने हैं, तो वहां पर आप गैमा रेज का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपल आपके 10 MCQs थे इस चैप्टर के। यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन?